हाय एवरीवन। कैसे आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है। और ये हमारा पहला लेक्चर रहेगा। और इस लेक्चर में हम दो ही चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है। एक इंट्रोडक्शन, केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। और इसका केमिकल बॉन्डिंग का पहला टाइप हम उठाएंगे जो हमारे पास क्या रहेगा, आयोनिक बॉन्ड। तो ये दो चीज़ें, ठीक है, आज का हमारा गोल है। आराम से समझेंगे और अच्छे से समझेंगे, है ना। तो पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। ठीक है, इसको समझेंगे। पहली बात मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, जो हमारे पास एटम्स होते हैं, ठीक है, ये एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली इन नेचर। लेकिन रियरली, ये नहीं बताऊंगा मैं सारे एटम जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं नेचर में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, एटम्स रियरली एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर एक्सेप्ट फॉर नोबल गैसेस। ठीक है, नोबल गैसेस क्या है, इंडिपेंडेंट है। मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट फॉर नोबल गैसेस। तो एटम जो होते हैं रियरली एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली इन नेचर, कि नोबल गैसेस इंडिपेंडेंट होते हैं। ये पहली बात थी। दूसरी बात मैं जो आपको बताऊंगा, मोस्ट एटम्स मोस्ट एटम जो होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं, आर अनस्टेबल इन देयर फ्री स्टेट। क्योंकि जो उनका, क्या लिखूंगा मैं, मोस्ट एटम्स अनस्टेबल होते हैं इन देयर फ्री स्टेट। क्यों क्यों होते हैं अनस्टेबल इन देयर फ्री स्टेट? क्योंकि बिकॉज देयर आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, जो उनकी आउटर मोस्ट शेल होती है, जिसे आप वैलेंस शेल कहते हो, है ना, वो क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है, इज इनकम्प्लीट। जिससे क्या होते हैं, ज़्यादातर एटम्स क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं फ्री स्टेट में। अब अनस्टेबल फ्री स्टेट में क्या होते हैं, अनस्टेबल क्यों होते हैं फ्री स्टेट में? एक तो जो इनमें आउटर मोस्ट शेल होती है, ठीक है, जो इनमें आउटर मोस्ट शेल होती है, जिसे आप वैलेंस शेल कहते हो, जिसे आप क्या कहते हो, वैलेंस शेल कहते हो, जिसे आप वैलेंस शेल कहते हो, वो इनकम्प्लीट होती है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, बड़े आराम से मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी जल्दबाजी नहीं। अब इस चीज को स्टेबल करने के लिए, ठीक है, इस चीज को स्टेबल करने के लिए, यानी अनस्टेबल है, अब इनको स्टेबल होना है। अब स्टेबल, ठीक है, अब ये जो एटम्स है हमारे पास, ये स्टेबल होने के लिए ये क्या करते हैं, या तो ये लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, या तो ये गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, या तो ये शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो क्या लिखेंगे हम, टू अचीव स्टेबिलिटी, टू अचीव स्टेबिलिटी, जो हमारे पास एटम्स होते हैं, या तो ये लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, या तो ये गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, या तो ये शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, पूरा ही लिखता हूँ मैं, या तो ये शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। पहला क्या मैंने बताया, जो एटम्स होते हैं इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, नेचर में, लेकिन रियरली, ये नहीं कि सारे एटम्स इंडिपेंडेंट होते हैं एक्सेप्ट फॉर नोबल गैस। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, अनस्टेबल होते हैं फ्री स्टेट में, क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल होता है वो इनकम्प्लीट होता है, और स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए ये लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, गेन करते हैं और शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। इतना है समझ। अब जो ये प्रोसेस होती है, ठीक है, अब कौन सी प्रोसेस, ये लूज करना, गेन करना, शेयर करना, ये इंट्रैक्शन जो होता है एटम्स के बीच में,
इससे क्या बनता है, इससे लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, या आप सॉलिड्स कह सकते हो। इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, अब हम केमिकल बॉन्डिंग देखेंगे, यानी इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम। दिस इन प्रोसेस ऑफ इंट्रैक्शन, this process of interaction between atoms, ठीक है, leading to the formation of molecules और solids, ठीक है, इससे हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग, है ना। अब आपको केमिकल बॉन्डिंग समझ आया होगा, है ना, कितनी आसान भाषा में मैंने आपको बताया। अब जो एटम्स होते हैं अनस्टेबल होते हैं, स्टेबल होने के लिए ये लूज करते हैं, गेन करते हैं और शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। अब ये इंट्रैक्शन होती है, ठीक है, ये प्रोसेस ऑफ इंट्रैक्शन होती है एटम्स के बीच में, है ना। इससे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, सॉलिड्स बनते हैं, इसे हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। दिस प्रोसेस ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन एटम्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स या सॉलिड्स इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। अब एटम्स बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं, ठीक है, व्हाई डू एटम्स फॉर्म बॉन्ड्स, व्हाई डू एटम्स फॉर्म बॉन्ड्स। एक तो एटम लवर एनर्जी, ठीक है, इसको याद रखो, और इसके साथ साथ ये अचीव करे एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके साथ साथ मिनिमाइज, ठीक है, टू मिनिमाइज पोटेंशियल एनर्जी, है ना। इतना आया समझ। अब हम आएंगे टाइप्स पे, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, आज हम पहला टाइप पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स के बारे में। अब बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन, जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं ये मेनली कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। हम क्या लिखेंगे, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एटम्स, नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन atoms, chemical bonds are mainly of three types. Chemical bonds are mainly of three types. Chemical bonds कितने तरह के हैं, तीन तरह के, एक, दो, तीन। जो हमारे पास पहला टाइप है वो क्या है, आयोनिक बॉन्ड्स। दूसरा जो हमारे पास है वो क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड्स। तीसरा जो हमारे पास है वो क्या है, मेटालिक बॉन्ड्स, है ना। या तो हम तीनों आज पढ़ेंगे या तो एक ही पढ़ेंगे, ठीक है। पहले बॉन्ड की तरफ आते हैं हम लिखते हैं यहाँ पे एक खूबसूरत सा आयोनिक बॉन्ड लिखने की कोशिश करते हैं हम, जो कि मुझे लिखना नहीं आएगा, तो हम जल्दी लिखने में कोशिश करते हैं। आयोनिक बॉन्ड पहले मैं आपको बताता हूँ। आयोनिक बॉन्ड एक ऐसा केमिकल बॉन्ड है ना, जो किससे बनता है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो होती है, एक पॉजिटिवली चार्जड आयन यानी कैटायन और नेगेटिवली चार्जड आयन यानी एनायन, है ना। और ये चार्जेस कहाँ से आते हैं, फॉरवर्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर, इससे क्या बनते हैं, इससे हमारे पास ये आयॉन्स यानी पॉजिटिवली चार्जड आयन और नेगेटिवली चार्जड आयन बनता है, और इनके बीच में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, अट्रैक्शन होती है। इसी को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड। तो हम क्या लिखेंगे, इसकी पूरी डेफिनेशन लिखेंगे, इसकी पूरी डेफिनेशन लिखेंगे जिससे आपको याद रहेगा। डार्क रेड, डार्क रेड से लिखते हैं। An ionic bond is a chemical bond. An ionic bond is a chemical bond formed due to
इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्जड ions यानी cation and negatively charged यानी अरे ये क्या मैंने लिखा एन आयन है ना। और ये दो चार्जेस कहाँ से आते हैं फॉरवर्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एक एटम से दूसरे एटम पे तो अनदर है ना। यानी आयोनिक बॉन्ड जो है एक केमिकल बॉन्ड है जो किससे बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो होती है किसके बीच में बिटवीन कैटायन और एनायन। और कैटायन और एनायन किससे बनता है जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्रॉम वन टू अनदर है ना। इससे हम क्या कहते हैं आयोनिक बॉन्ड कहते हैं है ना। समझ आया। आयोनिक बॉन्ड हम किस बॉन्ड को कहते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है एक कैटायन और एनायन के बीच में है ना। और कैटायन और एनायन कहाँ से आता है जो कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का एक एटम से दूसरे एटम में है ना। और जो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है उसी को हम क्या कहते हैं आयोनिक बॉन्ड है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से आयोनिक बॉन्ड बनता है। तो आयोनिक बॉन्ड एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल बॉन्ड है जो किससे बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से बनता है जो कैटायन और एनायन के बीच में होता है ना। उसे हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। और कैटायन और एनायन कैसे बनता है जो ये कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का एक एटम से दूसरे एटम में। अब ये आयोनिक बॉन्ड्स जो होते हैं ये मेनली मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनता है ना। आप लिख सकते हो आयोनिक बॉन्ड मेनली फॉर्म्स बिटवीन मेटल्स और नॉन मेटल्स। अब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। मेटल्स में लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और नॉन मेटल्स में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इतना भी आपको समझ आया होगा। अब हम इसकी एक एग्जांपल देखेंगे और उसे हम स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करेंगे जिससे आपको समझ आए। अगले पेज पे करते हैं। हमारे पास तो बहुत सारे पेज हैं तो कंजूसी बिल्कुल भी नहीं। एक है हमारे पास Na और है हमारे पास Cl। एग्जांपल क्या है NaCl। इसमें क्या होता है आयोनिक बॉन्ड होता है। अब जो हमारे पास Na होता है ना। अब जो हमारे पास Na होता है इसका एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों। इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 11 होता है यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड। जो फर्स्ट शेल है इसमें दो दूसरी शेल में 8 कितने हुए 10 और तीसरी शेल में एक। इस तीसरे वाली शेल को सर्कल मारो। अब जो हमारे पास क्लोरीन होता है इसका एटॉमिक नंबर क्या है 17। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट शेल में 2 8 7 ठीक है। इसको कितनी की जरूरत है 7 जो कि इसको नहीं मिलेंगे है ना कभी भी नहीं मिलेंगे। इसको एक की जरूरत है +1 और ये क्या बन जाएगा स्टेबल हो जाएगा। ये इसको क्या करेगा इसको लूज करेगा। जब लूज करेगा तो ये क्या बनेगा Na पॉजिटिव यानी कैटायन बनेगा। क्या बनेगा कैटायन बनेगा। और जो हमारे पास ये Cl है Cl भाई साहब जो हमारे पास है ये क्या करेगा जो हमारे पास सोडियम भाई साहब है और जो हमारे पास क्लोरीन भाई साहब है। सोडियम भाई साहब कहता है मेरा जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये तुम ही ले जाओ मुझे नहीं चाहिए है ना। क्योंकि मुझे तुम 7 इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकते हो तो मेरा ही इलेक्ट्रॉन ले जाओ। तो ये लूज करता है ये लूज करता है एक इलेक्ट्रॉन को। और ये क्या बन जाता है Na पॉजिटिव। ये क्या बन जाता है Na पॉजिटिव। और जो हमारे पास क्लोरीन भाई साहब ये अंदर ही अंदर से खुश हो जाता है अरे यार
तुमने मेरी हेल्प की और तुमने मुझे एक इलेक्ट्रॉन दिया और मैं क्या हो गया, स्टेबल हो गया। और ये क्या बनता है, Cl-, ये क्या बनता है, Na+, ये बनता है Cl-। और इसका मतलब इसने लूज किया, इसने क्या किया, गेन किया, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, सोडियम की आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल में एक होता है, क्लोरीन की आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल में 7 होते हैं। तो सोडियम लूज करता है इलेक्ट्रॉन को, क्लोरीन गेन करता है इलेक्ट्रॉन को। अब जो ये अपोजिटली चार्जड आयोन्स होते हैं, अब जो ये अपोजिटली चार्जड आयोन्स होते हैं क्या करते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं, जो कि आपको पता है अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, है ना। अट्रैक्ट से मुझे याद आया, आपको भी कुछ याद आया हो। अट्रैक्ट करते हैं, सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और इनके बीच में क्या बनता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनता है ना। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो अट्रैक्ट से क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या बनाता है, एक आयोनिक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इतना आपने याद रखा होगा। इसमें नो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, ओनली ट्रांसफर, है ना। खुद ही देखा यार, सोडियम ने लूज किया, यानी इसने ट्रांसफर किया अपने इस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन पे, यानी क्लोरीन ने गेन किया। यहाँ पे शेयरिंग नहीं हुई, यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ ट्रांसफर हुआ। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख, कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला ही है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके साथ साथ इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है ना। एग्जिस्ट करते हैं एज क्रिस्टलीन सॉलिड्स, एग्जिस्ट एज क्रिस्टलीन सॉलिड्स। इसके साथ साथ ये सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में, सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, जैसे हमारे पास वाटर है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जब ये किस स्टेट में, एक या तो मोल्टन या डिसॉल्व्ड स्टेट में कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। जब ये किस स्टेट में हो, मोल्टन और डिसॉल्व्ड स्टेट, ठीक है। और इनका बॉन्ड क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, ये चीजें बताने के बाद मुझे एक बात याद आई, याद मुझे ये बात आई, अगर आपको अगर आपको पीजी एंट्रेंस देना है, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में, तो ये वहाँ पे आपका पहला यूनिट है, ठीक है, पहला यूनिट है। तो हम उसी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, है ना, जो हमारे पास पीजी एग्जाम का जो सिलेबस है ना। जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी में आप दे रहे हो, CUT पीजी या कश्मीर यूनिवर्सिटी, तो ये आपका सिलेबस है। और उसी के हिसाब से हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो वहाँ पे वो ये टॉपिक्स लिखे उसी के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे, जब बॉन्ड बनता है, ठीक है, उस टाइम क्या होता है, रिलीज हो जाती है एनर्जी। तो हम सारा लिखेंगे, एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। और इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, दिस एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी, है ना। अब हायर लैटिस एनर्जी, ठीक है, हायर, मैंने हाई बताया, मुझे हायर बताना इसीलिए मैंने वहां पे हायर लेट्स एनर्जी का मतलब है स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड। ये बात आप याद रखोगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आ सकता है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, कोई भी नहीं आ सकता है यार, 100% आ सकता है। मतलब जैसे इसके एग्जाम्पल्स है, पहले हम एग्जाम्पल सीखेंगे।
एग्जाम्पल्स में NaCl है, KCl है, MgO है, ठीक है, CaCl2 है, ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल्स है? आयोनिक बॉन्ड्स के एग्जाम्पल्स है। अब ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है ना? मल्टीपल चॉइस मल्टीपल चॉइस चॉइस मल्टीपल चॉइस कुछ ऐसा ही ना, मैं भूल रहा हूँ स्टार्ट। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना। एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, पहला ही क्वेश्चन नहीं बना है, ऐसा आ सकता है NaCl की लेट्स एनर्जी इतनी है, KCl की लेट्स एनर्जी इतनी है, ठीक है, कोई भी नंबर वहां पे लिखा होगा। ये आपका काम है, होमवर्क या अभी ना यार, क्लास वर्क। नीचे कमेंट्स में बता के रखो किसका लेट्स एनर्जी ज्यादा है। जिसका लेट्स एनर्जी ज्यादा होगा उसका आयोनिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, 100% आ सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। कहाँ इंपॉर्टेंट लिखूं मैं? किससे इंपॉर्टेंट लिखूं? इससे लिखता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिसका लेट्स एनर्जी ज्यादा होगा उतना वो स्ट्रॉन्गर आयोनिक बॉन्ड होगा। तो इसे आप याद रखो। लास्ट जो हमारा है वो है इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, है ना। तो बायोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे हो तो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस तो पता होनी चाहिए। एक तो मेंटेन करके रखता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इसके साथ साथ काम आता है, इंपॉर्टेंट किस में होता है? इन न्यूरो इम्पल्स ट्रांसमिशन, इंपॉर्टेंट इन फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं ना, न्यूरो इम्पल्स ट्रांसमिशन, ठीक है, जो भी वहाँ पे डिपोलराइजेशन है ना, वो वगैरह होता है, इसमें ये काम आता है। कहाँ गया है कर्सर यार? ये इसके साथ साथ स्टेबलाइज करता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को। और जो हमारा इसका लास्ट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है वो है किसमें हेल्प करता है? एंजाइम सबस्ट्रेट जो इंटरेक्शन होता है, हेल्प इन एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन, ठीक। तो ये हमने क्या कंप्लीट किया? आयोनिक बॉन्ड्स के बारे में कंप्लीट किया, ठीक है। और ये आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा जितना कम ड्यूरेशन होता है क्लास का उतना आप ज्यादा पढ़ते हो। अब ज्यादा बड़ा हो जाता है आपको पहले ही डर वो लगने लगता है, अरे यार इतना बड़ा क्लास कौन पढ़ेगा, है ना। तो काम चोरी बिल्कुल भी नहीं। तो ये 25 मिनट्स का लगभग हुआ होगा। और जो दूसरा लेक्चर होगा हमारा, जो हमारे पास दूसरा लेक्चर होगा, मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि मैंने कोई भी जल्दबाजी नहीं की, ठीक है, आराम से आपको समझाया। मतलब जितना हमें पढ़ना है उसी के हिसाब से मैंने आपको पढ़ा है, ठीक है। कोई किसी जगह हम ज़्यादा डीप नहीं गए, जहाँ पे डीप जाना होगा वहाँ पे हम जाएंगे। लेकिन ये तो बेसिक्स आया है ना, 12th में भी पढ़ा होगा आपने ये सब, ये सारा 11th 12th में, है ना। इवन तो 10th 9th ये सारी चीज़ें हमें पता होती है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारा कुछ समझ आएगा। लेकिन में हम क्या पढ़ेंगे? एक कोवलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? मेटालिक बॉन्ड, है ना। ये कंप्लीट होके फिर हम लेक्चर 3 में और सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसी 12 यूनिट्स कुछ है, इनको कंप्लीट करेंगे। और इसी के साथ साथ हमारी प्रिपरेशन, आपकी प्रिपरेशन, मेरी प्रिपरेशन, हर किसी की प्रिपरेशन होगी, ठीक है। तो चले मिलते हैं अगले लेक्चर में।